नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2022-23 के सिलेबस पर आधारित टॉपिक चल रहे हैं। तो आप सभी ने जितने भी पहले के वीडियो अपलोड किए गए हैं वो सभी आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मित्रों देख लेना, जिससे आगामी प्रतियोगिताओं में आपको अच्छी सफलता मिल सके। और यह आपका सिलेबस है रीट मेन एग्ज़ाम के लिए। इसी के आधार पर अपने टॉपिक जारी हैं। इनमें से देखिए मित्रों, आपने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवा तंत्र में आपकी झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, ये टॉपिक है मित्रों। इतने टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लेना। और आज का खास टॉपिक होगा मित्रों मृदाएं एवं मृदा संरक्षण। मृदाएं एवं मृदा संरक्षण। तो राजस्थान में कितनी प्रकार की मृदाएं हैं और उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये इस टॉपिक में देखने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो देखिए मित्रों, आज का खास टॉपिक है मृदाएं एवं मृदा संरक्षण। देखिए, शुरुआत में दे रखा है भूमि। भूमि क्या है? पृथ्वी का वह भाग है जिस पर हम निवास करते हैं। पर भूमि है वो पृथ्वी का वह भाग है जिस पर हम निवास करते हैं। पशु पक्षी और सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो रहते हैं, और जिस पर पेड़ पौधे और वनस्पति उगते हैं उसको क्या कहते हैं मित्रों? भूमि कहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज हैं, ये निकलते रहते हैं। अगर भूमि की गहराई की बात करें तो गहराई में आपको खनिज तत्व बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ये परिभाषा है पृथ्वी का वह भाग जिस पर जितने भी जीव जंतु हैं वो निवास करते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उगती हैं और कई प्रकार के खनिज तत्व निकलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। यह पूरी पृथ्वी की बात करें तो उसका 3/10 भाग क्या है? भूमि वाला क्षेत्र है, और इसे ही क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहा जाता है। तो ये मुख्य पॉइंट है इसमें। आगे देखिए, इसमें मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? सामान्य भाषा की बात करें तो सामान्य भाषा में पृथ्वी के जिस ऊपरी परत पर हमारी दैनिक क्रियाएं होती हैं, यानी जितने भी दैनिक क्रियाकलाप होते हैं दिन भर में, वह भूपटल कहलाता है। ऊपरी परत, पृथ्वी के जिस ऊपरी परत पर हमारी दैनिक क्रियाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। और साधारणतः बोलने तथा समझने में हम भूपटल को ही क्या कहते हैं? भूमि कह देते हैं। जबकि हमें अपने कार्यों में स्थल मंडल के लगभग सभी भागों की आवश्यकता होती है। जितने भी स्थल मंडल के भाग हैं उन सभी भागों की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। पृथ्वी के खनिज जो भूपटल के बहुत नीचे हैं, भूपटल यानी ऊपरी हिस्सा भूमि का, और इसके नीचे क्या है? आपके खनिज हैं। खेती जिस मिट्टी पर होती है वह भी भूपटल के नीचे है। और भूगर्भ जल और पानी के भंडारों अर्थात महासागर, समुद्र, झीलें, नदियाँ आदि के नीचे के अंतिम भाग भूमि से ही जा मिलते हैं। तो ये भूपटल के नीचे आपको देखने को मिलते हैं। चाहे भूगर्भ जल की बात करें, पानी के अनेक भंडार हैं जैसे महासागर हैं, समुद्र हैं, झीलें, नदियाँ आदि, और कई प्रकार के खनिज भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? भूमि का भूपटल, और इसके नीचे ये देखने को मिलते हैं। अतः व्यापक रूप से भूमि एक ठोस पिंड है। भूमि क्या है? ठोस पिंड है जो अनेक चट्टानों से मिलकर बना है, और जिसके ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत कम कठोर भाग मिट्टी, और अंदर के भाग में खनिजों के संग्रह, चट्टानें, और अधिक तापमान के कारण पिघले पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। तो भूमि को वैसे तो व्यापक रूप में क्या माना जाता है? एक ठोस पिंड माना जाता है।
अनेक प्रकार की चट्टानों से ये मिलकर बनी हुई है। और जिसके ऊपरी भाग की बात करें तो ये अपेक्षाकृत क्या है, कम कठोर भाग है, जिसमें आपकी मिट्टी देखने को मिलती है। और अंदर के भाग की बात करें तो अनेक प्रकार की चट्टानें हैं और तापमान अत्यधिक रहता है, इसलिए पिघले पदार्थ भी आपको देखने को मिलते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से हमारी चर्चा इस पूरे भूभाग से है और इसमें आपके हैं भूमि व मृदा। देखिए, भूमि एवं मृदा। भूमि पृथ्वी की सतह के पानी रहित ठोस भाग को, पानी रहित यानी पानी तो नहीं है बिल्कुल भी, ठोस भाग है और जिस पर किसी भी कार्य का निष्पादन किया जा सकता है उसको कहते हैं भूमि। किसको कहते हैं, ये परिभाषा एक और है। देखिए, पृथ्वी की सतह के पानी रहित है यानी पानी नहीं है, ठोस भाग है और जिस पर किसी भी कार्य को पूर्ण किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। जबकि मृदा यानी मिट्टी की बात की जाए तो भूमि का वह ऊपरी सतह है जिसमें खनिज व अन्य ऑर्गेनिक पदार्थ मिले होते हैं और जिस पर पेड़ पौधे उग सकते हैं या उगाए जा सकते हैं, तो उस भाग को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। अब देखिए, भूमि के नष्ट अथवा दूषित होने के क्या कारण हैं। भूमि नष्ट क्यों होती है और प्रदूषित होने के, जो प्रदूषण फैल रहा है भूमि में, वो किसके कारण है। भूमि का नष्ट अथवा दूषित होना निम्नलिखित दो कारणों से होता है। एक आपका दे रखा है भूमि क्षरण और दूसरा दे रखा है भूमि प्रदूषण। पहला देखिए, भूमि क्षरण किसे कहते हैं। तेज वर्षा, आंधी, तूफान से मिट्टी की जो ऊपरी सतह है कुछ ही दिनों में बह जाती है अथवा उड़ जाती है। तेज वर्षा होगी तो उसकी जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वो कुछ ही दिनों में बह जाती है और आंधी और तूफान आएंगे तो वह मिट्टी की ऊपर वाली जो सतह है वो क्या होगी, उड़ जाएगी। जबकि इसके बनने में बहुत अधिक समय लगता है, अतः मिट्टी की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। अब अधिक समय क्यों लगता है मित्रों, आपको पता होगा अनेक प्रकार के खनिज तत्व हैं, वो कई क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, इसलिए अत्यधिक समय लगता है। और जो तेज़ वर्षा है, आंधी है या तूफान है, वो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो उसको कुछ ही समय के पश्चात बहा कर ले जाती है साथ में या उड़ा कर ले जाती है। तो इसलिए मिट्टी की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। भूमि क्षरण जल और हवा दोनों से होता है। जल के साथ में बहकर चली जाती है और हवा के साथ में उड़ाकर उसको ले जाती है। अब देखिए, जल द्वारा भूमि क्षरण किस प्रकार से होता है। जहाँ वनस्पति क्षेत्र विरल तथा अपर्याप्त होता है यानी पेड़ पौधों की जहाँ पर कमी होती है और आसपास भी सघन पेड़ नहीं होते हैं, सघन का मतलब घने पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ की भूमि की मिट्टी की सतह धीरे धीरे क्षय होती रहती है यानी घटती रहती है और भूमि की मिट्टी में कटाव होता है और वर्षा जल बहने के साथ ही मिट्टी भी क्या है, बह जाती है। यदि तेज़ वर्षा होती है तो ये कटाव और भी भूमि क्षय शीघ्र तथा अधिक होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है वहाँ की जो भी मिट्टी है भूमि की वह धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है यानी उसका कटाव लगातार जारी रहता है, बरसात के साथ में बह जाती है, तेज आंधियों के साथ में उड़ जाती है। बचाव देखिए किस प्रकार से किया जा सकता है इसका। जल द्वारा भूमि क्षरण को रोकने के निम्न उपाय हो सकते हैं। एक तो भूमि की जुताई, खेतों को जोता जाता है, पानी की व्यवस्था के लंबवत करने से मिट्टी का कटाव और भूमि क्षरण कम हो जाता है। और खेतों के आसपास घने वृक्ष लगाए जाएं क्योंकि वर्षा की तेज बूंदों को वृक्ष अपने ऊपर लेकर बूंदों की तेजी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं तथा फिर पानी को मिट्टी में धीमे धीमे जाने देते हैं। तो पानी एकत्रित नहीं होता है वहाँ पर और धीरे धीरे रिसता हुआ भूमि के अंदर गहराई में चला जाता है और तीव्र गति से पानी होगा तो वहाँ पर पानी बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से ये वृक्ष हैं वो सहायता करते हैं। आगे देखिए, खेतों अथवा भूमि भाग के ऊपरी हिस्सों में जहाँ से वर्षा के पानी की आवक है, छोटे छोटे एनीकट बनाए जाएं जिससे कि पानी उस एनीकट में रुक जाए तथा बाद में इस जल का पुनः उपयोग हो सके। छोटे छोटे एनीकट बनाए जाएं, वहाँ पर उन एनीकटों के द्वारा
पानी को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और उनको स्टोर भी किया जा सकता है। एनीकट बांध का ही दूसरा रूप है। बांध थोड़ा बड़ा होता है और एनीकट क्या होते हैं, उससे छोटे होते हैं। आगे देखिए, वायु द्वारा भूमि का क्षरण। वायु के तेज प्रवाह से भी भूमि क्षरण होता है। 6 है ये, ध्यान रखना बेटा। वायु द्वारा भूमि क्षरण। तेज हवा अपने साथ मिट्टी के छोटे छोटे कणों को भूमि से उठाकर बहुत दूर ले जाती है तथा वहां से पुनः वायु वेग के साथ यह मिट्टी कण एक तूफान के रूप में बहुत दूर उड़ जाते हैं, जिससे भूमि का क्षरण हो जाता है। तो ये कारण है, तेज हवाओं के कारण मिट्टी के जो भी छोटे छोटे कण हैं वो जो हवा का दाब है उसके कारण बहुत दूर चले जाते हैं। बचाव देखिए, इसका क्या बचाव किया जा सकता है। वायु द्वारा भूमि क्षरण बचाव के निम्न उपाय हैं। जो भी वायु का प्रवाह है उसके विरुद्ध रक्षा पेटियों की व्यवस्था करना, वायु की नमी बनाए रखना जिससे मिट्टी सहज ही उड़ने ना पाए, और खेतों के आसपास सघन वृक्ष लगाकर। तो ये हैं, एक तो नमी बनाना है, रक्षा पेटियों की व्यवस्था करना, सघन वृक्ष लगाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाए जाएं और वहाँ पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए। अगर मान लीजिए संभावना है कि अब आंधी आने वाली है, तेज़ वायु का प्रवाह होने वाला है, तो उस समय नमी बनाई जा सकती है। दूसरा देखिए आपका भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े अथवा भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, उसे क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण कहते हैं। अवांछित परिवर्तन यानी जिसको हमने चाहा नहीं है फिर भी वह परिवर्तन देखने को मिला है, तो उसको क्या कहते हैं, अवांछित परिवर्तन कहते हैं। और मनुष्य तथा अन्य जीवों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है अवांछित परिवर्तन का, जिसको हमने चाहा ही नहीं वह परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मित्रों, निश्चित तौर पर जो भी जीव जंतु हैं उन पर प्रभाव देखने को मिलेगा और भूमि की जो प्राकृतिक गुणवत्ता है, जो गुण मौजूद हैं और उपयोगिता है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण कहते हैं। अनेक प्रकार के रासायनिक, अगर रसायनों का प्रयोग किया जाएगा तो भी क्या होगा, भूमि प्रदूषण होगा। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में रासायनिक खादों, कीटनाशक, रोगनाशी एवं कवकनाशक रसायनों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे भूमि में हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ने से भूमि क्या हो रही है, लगातार प्रदूषित हो रही है। अनाज की अत्यधिक उपज की बात हो, चाहे जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, अनेक प्रकार के कीट लगते हैं फसलों पर, तो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या है, रसायन है। और कवकों का नाश करने के लिए उनका छिड़काव किया जाता है। तो ये रसायन जितने भी हैं, केमिकल्स हैं, इनका अगर प्रयोग करेंगे तो मित्रों ये भूमि पर हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करेंगे और इसको ही आगे जाकर क्या कहा जाएगा, भूमि प्रदूषण कहा जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का खेतों में लगातार प्रयोग करने से भूमि में अम्ल की मात्रा लगातार क्या है, बढ़ती जा रही है। अमोनियम सल्फेट, इस उर्वरक का खेतों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है और जिसके कारण भूमि में क्या है, अम्ल की मात्रा लगातार बढ़ रही है। तो इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। जो अपनी नेचुरल खाद है उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाना चाहिए इनकी अपेक्षा। इसके अलावा देखिए, डीडीटी अथवा बीएचसी जैसे हानिकारक कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि में इन रसायनों का अंश कई वर्षों तक रहता है, जिससे मृदा प्रदूषित होने के साथ ही इन कीटनाशकों का अंश अनाजों में आने से मानव में भी नए नए रोग व बीमारियां फैल रही हैं, जो मानव समाज के लिए क्या हैं, अभिशाप हैं। तो मित्रों, जितना ज़्यादा इन रसायनों का प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे जो इनमें गुण मौजूद होते हैं या अवगुण मान लीजिए, गुण तो कहाँ है इनमें, एक बार तो ये जो भी कीट हैं उनका नाश कर देते हैं, लेकिन इनकी मात्रा भूमि में लगातार मिलती रहती है और वो पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो भी कीटनाशक या डीडीटी है, बीएचसी है, जिन भी रसायनों का प्रयोग किया है, वो फिर आपके
लगने वाले फलों में चले जाते हैं धीरे धीरे। और इसकी मात्रा अगर लगातार यूं ही बढ़ती रही तो आम जन जो भी इनका उपयोग करेंगे उनमें भी अनेक प्रकार की बीमारियों का विकास होता रहेगा। इसलिए कम से कम इनका उपयोग करना चाहिए। बचाव, देखिए क्या बचाव किया जा सकता है इसका। भूमि प्रदूषण से बचाव के निम्न उपाय हैं। भूमि क्षरण को नियंत्रण करने के उपाय किए जाएं। कृषि में रासायनिक खादों कीटनाशकों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, चाहे रासायनिक खाद हों कीटनाशक हों। रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद है, भू परिष्करण इत्यादि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी जो गोबर से बनी हुई खाद है, अपनी पशुओं के द्वारा जो भी गोबर दिया जाता है उससे बनने वाली खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और जो ये रासायनिक खाद हैं कीटनाशक हैं इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। कई तो क्या करते हैं, आवश्यकता नहीं है फिर भी इन कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। और डीडीटी बीएससी का उपयोग कम से कम किया जाए। भारत सरकार द्वारा अनाजों साग सब्जियों आदि में डीडीटी बीएससी जैसे रसायनों का प्रयोग नहीं करने की सिफारिश की गई है। सरकार बार बार कहती है लेकिन फिर भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। नगरीय तथा औद्योगिक अपशिष्ट को समुचित उपचार के बाद ही प्रवाहित किया जाए। नगर हो चाहे उद्योग धंधे हों उनसे अनेक प्रकार के रसायनों को जो वहाँ की नालियाँ हैं उनमें विसर्जित किया जाता है, या सीधे जो बड़े बड़े जलाशय हैं उनमें उनको विसर्जित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो इनको भी एक समुचित उपचार के बाद ही प्रवाहित किया जाना चाहिए। समुचित भूमि का उपयोग फसल प्रबंधन के अनुसार ही किया जाए। किसानों को भूमि प्रदूषण की जानकारी भी देनी चाहिए जिससे वे रासायनिक पदार्थों का उपयोग कृषि में सावधानी से करें। आगे देखें मित्रों, मृदा संरक्षण। मृदा के संरक्षण की विभिन्न विधियों को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक आपकी जैविक विधियाँ, दूसरी हैं आपकी यांत्रिक विधियाँ। तो मृदा के संरक्षण के लिए ये दो विधियाँ हैं। पहली देखिए जैविक विधियाँ। जैविक विधियाँ, ये विधियाँ निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। एक है आपकी सस्यावर्तन। सस्यावर्तन देखिए किसको कहते हैं। मृदा संरक्षण का यह एक महत्वपूर्ण उपाय है। मृदा को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष यदि मृदा में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाए तो मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगती है। तो मित्रों, एक ही प्रकार की फसल जैसे बाजरे की फसल बो रहे हैं तो लगातार वही 2-4 साल तक अगर उसकी बुआई करते हैं तो जो उर्वरा शक्ति है वो भूमि की समाप्त होने लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि फसलों को लगातार बदल बदल के बोना चाहिए। एक बार अन्य फसल, एक वर्ष में दूसरी फसल, इस प्रकार से उसकी बुआई करनी चाहिए। अतः आवश्यक है कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष फसलों में परिवर्तन किया जाए। इसे सस्यावर्तन या फसल चक्र कहते हैं। तो ये फसल चक्र का ही दूसरा नाम है सस्यावर्तन। ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष में जो भी फसल बोते हैं उनमें लगातार परिवर्तन करना चाहिए। एक ही फसल को बार बार नहीं बोना चाहिए। और इसको ही क्या कहते हैं, फसल चक्कर कहते हैं या सस्यावर्तन आपका बोला जाता है। जैसे एक बार मृदा में गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि के बाद दूसरी फसल लेग्यूमिनोसी कुल यानी दलहन के पौधों की होनी चाहिए। दलहन पौधे जैसे मूंग, मोठ, आपके चौला है, इनकी फसलें बोनी चाहिए। इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। जो भी दलहनी पौधे हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं और जिससे उसमें उपस्थित जीवाणु द्वारा वायुमंडल के नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अब देखिए मित्रों, जो भी आपने गेहूं बोया या अन्य कोई बाजरा बो दिया तो इनकी जड़ों में गांठें नहीं होती हैं मित्रों। इनकी जड़ों में गांठें नहीं पाई जाती हैं और इनमें एक जीवाणु होता है राइजोबियम, जो जीवाणु बोलते हैं उसको राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और आपको पता होगा कि नाइट्रोजन को सीधे पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को सीधे ही पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। और पौधों की जो जड़ें हैं दलहनी पौधों की, उनमें गांठें पाई जाती हैं अनेक प्रकार की। और इन गांठों में आपका होता है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है,
ये जो नाइट्रोजन वातावरण में है 78% है, 78% मात्रा अवेलेबल है मित्रों वातावरण में। उस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और जीवाणु हैं तो इनको अन्य यौगिकों में तोड़ देते हैं। इनका अपघटन किया जाता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट के रूप में इसको तोड़ दिया जाता है, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में इसको तोड़ दिया जाता है और वह नाइट्रेट पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति लगातार बनी रहती है। तो ध्यान में रखेंगे इसको, सीधे पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मल्च बनाना। मल्च बनाना, फसल काटने के पश्चात पौधों के ठूंठ मिट्टी के अंदर रह जाती हैं। जो उनकी जड़ें हैं तो वो क्या है, भूमि के अंदर ही रह जाती हैं, मिट्टी के अंदर रह जाती हैं मित्रों फसल काटने के पश्चात, जो एक संरक्षक परत की भांति कार्य करते हैं। इस कारण हवा तथा जल द्वारा होने वाला मृदा अपरदन रुक जाता है। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का कटाव, जो भी मान लीजिए डंठल हैं उनके नीचे भूमि में बहुत सारे फसल ने आपने ऊपर से उसको काट लिया, लेकिन उसके नीचे वाले जो ठूंठ वाले भाग हैं वो नीचे रह जाते हैं, या जड़ वाले भाग नीचे रह जाते हैं भूमि में। तो ये भूमि को अच्छे से जकड़े हुए रखते हैं, और जिसके कारण अगर हवा चलती है तेज़ तो भी इस मिट्टी को उड़ा नहीं पाती है, और तेज़ बरसात होती है तो भी इसको बहा कर नहीं ले जा सकती है। इसलिए मृदा अपरदन क्या है, रुक जाता है, तथा वाष्पन कम होने के कारण मिट्टी में जल की अधिक मात्रा एकत्रित रहती है। नेक्स्ट देखिए आपका कंटूर कृषि। कंटूर कृषि किसको बोलते हैं, देखिए इस प्रकार की कृषि पहाड़ों की ढलानों पर अधिक उपयोगी है। पहाड़ हैं, जैसे ये पहाड़ हैं तो इनकी जो ढलान वाले भाग हैं, इनके ढलान वाले भागों पर अधिक उपयोगी है। खेतों में या ढलान वाले क्षेत्रों में खांचे तथा कटक बनाए जाते हैं, जिससे पानी इनमें रुक जाता है तथा मृदा का अपरदन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये ढलान वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर खांचे बनाए जाते हैं कुछ इस प्रकार के, जिनको कटक भी बोला जाता है। कटक बनाए जाते हैं या खांचे बनाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है पानी रुक जाता है और जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। एक तो जैसे सीधा यहाँ से पानी बहेगा तो ये लगातार बहेगा, तो मित्रों यहाँ से मिट्टी का कटाव होगा, और यहाँ पर कुछ खांचे बना दिए जाएँ इस प्रकार के, तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, पानी की गति है, वो क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी इन खांचों के द्वारा। अब देखिए पट्टीदार खेती, यह कई प्रकार की होती है। इसमें खेत को पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक पट्टी पर बड़े पौधों के बीच के स्थान में छोटे पौधों वाली फसल जैसे गेहूँ, उड़द आदि बोई जाती है। जैसे यहाँ पर एक पट्टी में बड़े बड़े पौधे लगा दिए, दूसरी पट्टी में यहाँ पर बड़े बड़े पौधे लगा दिए, और बीच में जो ये खांचे हैं यहाँ पर क्या है, गेहूँ की है, उड़द की है, आदि की फसलें बोई जा सकती हैं। इस प्रकार की फसलें बोने से मिट्टी दृढ़ता से बंधी रहती है। अब बड़े पौधे होंगे तो मित्रों निश्चित बात है उनकी जड़ें गहराई तक जाएंगी भूमि में, उनकी जड़ें क्या है, गहराई में जाएंगी और अच्छे से भूमि को जकड़े हुए रखेंगे, और छोटे पौधे आसानी से वहाँ पर उगे हुए रहेंगे। इससे वायु एवं जल द्वारा होने वाला अपरदन रुक जाता है। तो ये इस प्रकार की खेती की जा सकती है। पट्टीदार खेती इसको बोलते हैं, पट्टियों के रूप में। पांचवा पॉइंट दे रखा है आपका घास उगाना। जिन स्थानों पर मृदा अपरदन के कारण शीर्ष मृदा होती है, यानी शीर्ष मृदा का कटाव होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, घास उगा दिया जाता है। घास उगा हुआ रहेगा तो मिट्टी का जो ऊपरी भाग है वो कटकर नहीं जाएगा। ड्राई खेती देखिए, ड्राई खेती जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है उसमें बहुत कम फसलें ही उग पाती हैं, अतः इन स्थानों पर पशुओं को चरने के लिए घास उगाई जाती है, जिससे मृदा का अपरदन नहीं हो पाता है, और इसको कहते हैं ड्राई खेती। क्योंकि सूखापन तो पहले ही है मित्रों, वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए ड्राई खेती बोला जाता है। सातवां पॉइंट है मित्रों आपका अत्यधिक पशु चारण पर नियंत्रण, यानी अत्यधिक मात्रा में पशुओं को चरना उनके लिए मना किया जाता है या उनको नहीं चरने दिया जाता है। अत्यधिक पशु चरण से मृदा की अपरदन की अत्यधिक संभावना रहती है, इसलिए नियंत्रित
पशुचरण ही भूमि पर करना चाहिए, जिससे मृदा का अपरदन रोका जा सके। अत्यधिक पशुचरण होगा तो मित्रों ये पेड़ पौधों को खाएंगे, सीधी सी बात है, घास को खा जाएंगे। और घास को खाएंगे तो इनकी जड़ें भी साथ में क्या है, कई बार खा जाते हैं, उखाड़ लेते हैं, मुंह से ज़ोर से पकड़ के खींचते हैं और इनकी जड़ें भी निकल जाती हैं, जिससे क्या है, मृदा अपरदन अत्यधिक होता है। और कुछ भारी भरकम जीव हैं, वो पेड़ को जड़ों सहित उखाड़ लेते हैं, चाहे बड़ा ही पेड़ क्यों ना हो। चरने पर नियंत्रण के कारण अच्छी फसल तथा मृदा अपरदन कम होता है, और चरने पर नियंत्रण नहीं होने पर खराब फसल तथा मृदा अपरदन भी क्या होता है, अधिक होता है। तो ये है मित्रों, चरने पर अगर नियंत्रण होगा तो फसल भी अच्छी मिलेगी और मृदा अपरदन भी क्या होगा, कम होगा। वनारोपण देखिए नेक्स्ट, वनारोपण जंगली वृक्षों का रोपण है, जंगली वृक्षों का वनारोपण कहलाता है। अगर वनों में आप वृक्षों को रोपित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वनारोपण। शुरू में वृक्षों की वृद्धि धीमी रहती है, परंतु कुछ समय बाद इनकी वृद्धि तथा विकास में तेजी आने पर यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। शुरुआत में जो बचपन है उनका, उस समय उनकी वृद्धि बहुत ही धीमी गति से रहती है, लेकिन जब भी वो वृद्धि कर जाते हैं तो विकास में तेजी आने पर यह मृदा अपरदन को रोकने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और जो वृक्षों की पत्तियां हैं वो भूमि पर गिरती हैं, जिससे हुमस बनता है, यानी खाद बनती रहती है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। इन वृक्षों के नीचे अनेक शाकीय वनस्पतियां भी उगाई जा सकती हैं। यह मिट्टी के कणों को बांधने में सहायक होती हैं तथा मृदा अपरदन भी इससे रुकता है। शाकीय वनस्पतियां मित्रों, छोटे जो वृक्ष होते हैं या पौधे होते हैं उनको कहते हैं, वृक्षों को तो नहीं कहते हैं। छोटे पौधों को शाकीय वनस्पतियां बोला जाता है, जिनमें लचीलापन होता है। यांत्रिक विधियां देखिए कौन कौन सी हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मुख्य यांत्रिक विधियां निम्न हैं। वेदिका लगाना, वेदिका लगाना, वेदिका देखिए कैसे लगाते हैं। पहाड़ों पर ढलान वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे बांध बना दिए जाते हैं। ढलान वाले जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में छोटे छोटे क्या किए जाते हैं, बांध बना दिए जाते हैं पानी को रोकने के लिए। तथा खेतों को बेंचनुमा क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। और इससे जल प्रवाह की गति कम हो जाती है तथा मृदा अपरदन भी क्या है, रुक जाता है। तो बेंचनुमा इस प्रकार की आकृतियां बनाई दी जाती हैं। ढलान वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, या इनको बांध बोल सकते हैं, इनमें पानी एकत्रित होता रहता है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। दूसरा देखिए, बांध बनाना। नदियों में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। इससे वर्षा का पानी एकत्रित कर लिया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। और बांध बनाने से मृदा अपरदन तथा भूमि कटाव में क्या आती है, कमी आती है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है जैव उर्वरकों एवं जैव कीटनाशकों का उपयोग। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक वास्तव में उर्वरक यानी जैव यूरिया सुपर फास्फेट नहीं है। ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म, जिनको नग्न आंखों से या खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करके भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन, वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करके, यानी नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। सूक्ष्म जीवाणु हैं, नाइट्रोजन को तोड़ते रहते हैं, उसका अपघटन करते हैं। ये रासायनिक उर्वरक के विकल्प हो सकते हैं तथा पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित माने जाते हैं। राइजोबिया का प्रभाव, या राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु याद रखेंगे, का प्रभाव पौधों की वृद्धि पर अच्छा पाया गया है। इसीलिए पौधों की वृद्धि होती है। राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रेट की मात्रा भूमि में बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उसको तोड़ते हैं नाइट्रेट के रूप में। कुछ तो जो जड़ों वाले या गांठ वाले, जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। और दूसरे वर्ष में जब फसल मान लीजिए गेहूँ या बाजरे की उगाई जाती है, तो वो नाइट्रेट भूमि में उपस्थित रहती है, उसको वो पौधे भी काम में ले लेते हैं और फिर से अगली बार वही दलहनी फसलें बोते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु फिर से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और नाइट्रेट के रूप में तोड़ देते हैं और वो भूमि में उपस्थित रहती है। तो ये क्रम
जो फसल चक्कर का है लगातार चलता रहता है, इसीलिए कहते हैं कि फसल को बार बार बदल कर बोनी चाहिए। आप देखें मित्रों, राजस्थान के मृदा अनेक प्रकार के मिट्टियां पाई जाती हैं। राजस्थान में भूमि की ऊपरी सतह जो चट्टानों के टूटने फूटने एवं विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति एवं जैविक प्रभावों से विकसित होती है, मृदा अथवा मिट्टी कहलाती है। मृदा या मिट्टी कहते हैं उसको भूमि की ऊपरी सतह जो चट्टानों के टूटने फूटने या विघटन, विघटन का भी मतलब यही होता है उसका पतन, उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति या जैविक प्रभावों से विकसित होती है, उसको क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। यह एक अनवरत प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया का प्रतिफल होती है। इस प्रक्रिया में अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं तथा उसमें जीव अंश एवं वनस्पति के अंश सम्मिलित होकर उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं, जो कृषि विकास के लिए क्या होती है, आधार होती है। अब देखिए मित्रों, राजस्थान के मृदा का वर्गीकरण की बात करें तो दो प्रकार से किया जाता है। मिट्टी के वर्गीकरण की पुरानी सामान्य प्रणाली और मिट्टी के वर्गीकरण की नई व्यापक वैज्ञानिक प्रणाली। तो ये मृदा का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है राजस्थान में, मिट्टी के वर्गीकरण की पुरानी सामान्य प्रणाली और मिट्टी के वर्गीकरण की नई व्यापक वैज्ञानिक प्रणाली। याद रखेंगे इसको। मिट्टी के वर्गीकरण की पुरानी सामान्य प्रणाली की बात करें तो मृदा वर्गीकरण की पुरानी प्रणाली यानी 1949 में अमेरिकी कृषि विभाग के वैज्ञानिकों थोर्प और स्मिथ द्वारा विकसित की गई थी और यह वर्गीकरण जलवायु और खनिज विज्ञान में अंतर पर आधारित है। जलवायु और खनिज विज्ञान इनके अंतर के आधार पर आधारित है यह वर्गीकरण। और मृदा के वर्गीकरण की जो पुरानी प्रणाली है वो 1949 में अमेरिकी कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा थोर्प और स्मिथ द्वारा विकसित की गई है। इस प्रणाली के अनुसार राजस्थान की मृदा को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, 8 प्रकारों में। तो यह 8 प्रकार हैं, देखिए। धूसर या सीरोजम मृदा, लाल बलुई मृदा, लवणीय मृदा, लाल दोमट मृदा, पर्वतीय मृदा। तो ये 8 प्रकार हैं। छठा है आपका भूरी मृदा, बलुई मृदा व रेत के टिब्बे, जलोढ़ मृदा। तो यह 8 प्रकार हैं। अब देखिए विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन करते हैं। पहली है आपकी धूसर या सीरोजम मृदाएं। धूसर या सीरोजम मृदा रंग में पीले और भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? पीले और भूरे रंग की। यह अरावली के पश्चिम में छोटे टीलों वाले क्षेत्रों जैसे पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर व दौसा में पाई जाती है। अरावली के पश्चिम में छोटे टीलों वाले क्षेत्रों, और छोटे टीलों वाले क्षेत्र भी कहाँ पर? पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर व दौसा में पाई जाती है। और रंग देख लिया होगा, पीले और भूरे रंग की सीरोजम मिट्टी। अब देखिए सीरोजम मिट्टी के कण मध्यम मोटाई के होते हैं। कण क्या है? मध्यम मोटाई के, न तो छोटे होते हैं न ही ज़्यादा बड़े, तथा इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। नाइट्रोजन भी कम होता है और कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बन से बने हुए पदार्थ, उनकी भी क्या होती है? कमी होती है। इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इसमें बारानी खेती की जाती है। कौन सी खेती? बारानी खेती। उर्वरा शक्ति कम होती है, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, नाइट्रोजन भी कम होता है। कण क्या है? मध्यम मोटाई के होते हैं। रब्बी की फसलों के उत्पादन हेतु निरंतर सिंचाई तथा अधिक मात्रा में रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। रब्बी की फसलों की बात करें तो उत्पादन के लिए निरंतर सिंचाई यानी पानी देने की जो मात्रा है वो अत्यधिक आवश्यकता होती है। रासायनिक खाद भी अत्यधिक मात्रा में ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आपकी लाल बलुई मृदा। इस प्रकार की मृदा मुख्यतः चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर जैसे मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। लाल बलुई मृदा
चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, ये सभी मरुस्थलीय भाग हैं। इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लाल बलुई मृदा में भी कमी होती है। और लाल बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में बरसाती घास व कुछ झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस मृदा में खरीफ के मौसम में बारानी खेती की जाती है। उसमें तो आपकी रब्बी के मौसम में बारानी खेती और इसमें खरीफ के मौसम में बारानी खेती की जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। रासायनिक खाद की बात करें, डालने और सिंचाई करने पर ही रबी की फसलें गेहूँ, जो चना आदि का उत्पादन होता है। प्राकृतिक खाद से नहीं मित्रों, बल्कि रासायनिक खाद डालने से और सिंचाई अत्यधिक मात्रा में करने पर। अगली मिट्टी आपकी लवणीय मृदा। लवणीय मृदा मुख्यतः नमकीन झीलों के किनारे यानी बाड़मेर, जालौर, कच्छ की खाड़ी के पास के क्षेत्रों में, साथ ही श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर व कोटा जैसे सिंचाई वाले भागों में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो भी नमकीन झीलों के किनारे बसे हुए ज़िले हैं या नगर हैं, वहाँ पर आपको लवणीय मृदा देखने को मिलती है। अन्य नाम की बात करें तो लवणीय मृदा को क्षारीय मृदा कहते हैं, उस्र मृदा कहते हैं, रेह मृदा भी इसको बोला जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, क्षारीय मृदा, उस्र मृदा, रेह मृदा। इस मृदा में क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। लवणों का जमाव अधिक सिंचाई से भी हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में सिंचाई पानी देने से लवणों का जमाव हो जाता है। लवणीय मृदा के पीएच मान की बात करें तो 5 से कम होता है, 5 से कम। और 5 से कम होता है तो मित्रों ये 0 से लेकर 7 तक के, 7 से नीचे नीचे हैं उनमें तो अम्ल की मात्रा होती है, ध्यान में रखेंगे। और 7 से 14 की बात करें तो उसमें क्षारकीय प्रभाव देखने को मिलता है, क्षारकीय प्रभाव देखने को मिलता है। तो लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 5 से कम होता है। इस प्रकार की मिट्टी अनउपजाऊ होती है। इसमें केवल झाड़ियाँ व बरसाती पौधे ही पनप सकते हैं। इस मृदा को जिप्सम, हरी खाद, रोक फॉस्फेट आदि के उपयोग से उपजाऊ बनाया जा सकता है। ये डालने से जो मृदा है उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। रॉक फॉस्फेट के उपयोग से मृदा की लवणीयता की समस्या दूर की जाती है तथा जिप्सम का प्रयोग मिट्टी की क्षारीयता दूर करने में किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि मृदा है जो उसको उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है। लवणीय मृदा को, लवणीय मृदा को ध्यान रखेंगे। रॉक फॉस्फेट के उपयोग से तो मृदा की लवणीयता है उसकी समस्या दूर की जा सकती है और जिप्सम का प्रयोग करने से क्षारीयता दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी लाल दोमट मृदा। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। और इस मृदा के रंग की बात करें तो रंग लाल होने के साथ ही इसके कण बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत बारीक कण। पानी ज़्यादा समय तक रहने के कारण इस मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, पानी ठहरता है यानी इस भूमि में। और लाल दोमट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की क्या होती है, कमी होती है। नाइट्रोजन हो, फास्फोरस, कैल्शियम लवणों की। और इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है मित्रों ज़्यादा आपको। रंग कैसा है, पानी की कितनी आवश्यकता है, इसके कण कैसे हैं, कौन से लवण इसमें मौजूद हैं या नहीं हैं, किसकी कमी है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं और आएंगे क्वेश्चन। लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण, फेरस ऑक्साइड। और लोहे में आयरन होता है मित्रों। रासायनिक खाद देने पर वह पर्याप्त सिंचाई करने से इसमें कपास, गेहूँ, जौ, चना आदि की फसलें क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। रासायनिक खाद देने पर या पर्याप्त सिंचाई करने से। नेक्स्ट है आपकी पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मृदा मुख्यतः अरावली पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। और अरावली पर्वत श्रेणी की तलहटी में सिरोही, उदयपुर,
पाली, अजमेर और अलवर अलवर क्षेत्र आपके आते हैं। रंग देखिए इसका कैसा होता है, पर्वतीय मृदा का रंग होता है मित्रों इसका लाल से लेकर पीले भूरे रंग तक होता है, लाल से लेकर पीले या भूरे रंग तक। पहाड़ी ढालों पर होने के कारण इस मिट्टी की गहराई कम होती है और कुछ गहराई के बाद चट्टानी सतह आ जाती है। पर्वतीय मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती है। पर्वतीय मिट्टी आपकी सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर जिलों के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। तो ये मुख्य पॉइंट हैं। नेक्स्ट आपकी भूरी मृदा। भूरी मिट्टी अक्सर आसपास की नदियों से बहकर आती है। इसका जमाव मुख्यतः बनास व उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र जैसे टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। तो भूरी मिट्टी है ये मित्रों नदियों से बहकर आती है। और इसका जमाव की बात करें तो बनास व उसके सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र जहाँ पर भी हैं वहाँ पर पाया जाता है। भूरी मृदा में देखिए इस मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन लवणों का अभाव होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस लवण नहीं होते हैं इसमें। और ये कपास, मूंगफली तथा दालों के लिए उपयुक्त मानी जाती है या होती है। नेक्स्ट आपकी बलुई मृदा। बलुई मृदा व रेत के टिप्पे। इस तरह की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में विस्तृत है और मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर व चूरू में इसकी उपलब्धता है। यहाँ पर आपको बलुई मृदा व रेत के टिब्बे देखने को मिलेंगे। और इस मृदा के जो कण होते हैं वो मोटे होने के कारण जल धारण क्षमता कम होती है। कण इसके काफ़ी मोटे होते हैं। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों व जैविक पदार्थों का भी क्या होता है अभाव होता है, परंतु कैल्शियम व फॉस्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है। यह मृदा पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल भी देती है। तो यह आपकी बलुई मृदा है। इसमें मोठ, मूंग और बाजरा जैसी खरीफ फसलें अच्छी होती हैं। तो ये फसलें उगा सकते हैं अगर बलुई मृदा है तो। बलुई मिट्टी के ऊंचे टीलों के निचले भाग में बारीक कणों वाली मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? मुल्तानी मिट्टी। और यह खडीन कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त होती है। तो खडीन, टोबा ये सब कुछ आपको बताया गया है पहले के टॉपिकों में। बलुई मिट्टी के ऊंचे टीले हैं उनके निचले भाग में बारीक कणों वाली मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। बारीक कण होते हैं मुल्तानी मिट्टी के भी। नेक्स्ट है आपका जलोढ़ मृदा। जलोढ़ अर्थात जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। जलोढ़, जलोढ़ किसको बोलते हैं? जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को। नदी या नालों में बहकर आई हुई यह जलोढ़ मृदा उत्पादकता की दृष्टि से क्या होती है? उत्तम होती है, क्योंकि अनेक प्रकार के जो भी खनिज लवण हैं वो उस मृदा या मिट्टी के साथ में बहकर चले आते हैं। जलोढ़ मृदा को राजस्थान की सबसे उपजाऊ मृदा भी इसी कारण से बोला जाता है। खनिज तत्व साथ में बहकर चले आएंगे तो मित्रों उपजाऊ तो होगी ही। फिर इस तरह की मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस के अंश कम मात्रा में मिलते हैं। मिलते तो हैं लेकिन कम मात्रा में। और जलोढ़ मिट्टी के अगर पीएच मान की बात करें तो 7 से अधिक होता है। हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसका मान बहुत उपजाऊ होने के कारण रबी और खरीफ दोनों ही प्रकार की फसलें इस मिट्टी में अच्छी होती हैं। और जलोढ़ मृदाएं मुख्य रूप से टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी भी मित्रों 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। एक आपकी बांगर, दूसरी आपकी खादर। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को तो क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा यानी पुरानी मिट्टी को अगर बहा कर लाते हैं साथ में तो उसको तो बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। दोनों को याद रखेंगे। मिट्टी के वर्गीकरण की नई व्यापक वैज्ञानिक प्रणालियां देखिए।
सन 1956 में मृदाओं के व्यापक अध्यापन हेतु भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1956 में मृदाओं के व्यापक अध्यापन हेतु भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत के मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। और यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। 1976 में मृदा सर्वेक्षण कर्मचारियों द्वारा मृदा वर्गीकरण की नई व्यापक प्रणाली विकसित की गई। इस नई प्रणाली में मृदा को 10 भागों में बांटा गया, जिसमें से राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो निम्न प्रकार है। तो अमेरिका के द्वारा 10 भागों में मृदा को बांटा गया और राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। तो ये देख लीजिए कौन कौन सी हैं। एरिडीसोल, अल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, इनसेप्टिसोल और वर्टिसोल। 3-4 बार इनको नामों को लिखना मित्रों, फिर याद हो जाएंगे। एरिडीसोल, अल्फीसोल, एंटीसोल, इनसेप्टिसोल और वर्टिसोल। अब विस्तार से देखते हैं इनको क्या होते हैं। एरिडीसोल देखिए सबसे पहले। एरिडीसोल एक खनिज मृदा है। क्या है? खनिज मृदा है, जो मुख्यतः शुष्क जलवायु में पाई जाती है। जहाँ पर जलवायु में सूखापन देखने को मिलता है, वहाँ पर आपकी एरिडीसोल मिलता है। ये एक खनिज मृदा है, मिट्टी है, जहाँ पर खनिज तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और यह चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर जिलों में मिलती है एरिडीसोल। नेक्स्ट है आपकी एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स इस प्रकार की मृदा में मटियारी मिट्टी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। मटियारी मिट्टी, और यह जलोढ़ मृदा ही है। ये क्या है? वास्तविकता में देखा जाए तो ये जलोढ़ मृदा ही है, एल्फीसोल्स। और क्षेत्र देखिए कौन कौन से। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान में रखेंगे इनको। यह मटियारी मिट्टी की प्रतिशत मात्रा इसमें अधिक होती है, जलोढ़ मृदा है एल्फीसोल्स। और नेक्स्ट देखिए आपकी, नेक्स्ट है मित्रों एंटीसोल। नेक्स्ट कौन सी है? एंटीसोल। रंग की बात करें तो हल्का पीला भूरा, हल्का पीला भूरा रंग होता है इसका। एंटीसोल एक ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। अनेक प्रकार की मृदाओं, यानी मृदाओं का क्या है? वर्ग है एक। और भिन्न भिन्न जलवायु दशाओं के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल। नेक्स्ट आपका इंसेप्टिसोल। इस प्रकार की मृदा अर्ध शुष्क से उप आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। अरावली के ढालों में इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है, अरावली के ढालों में। और ये क्षेत्र हैं जिनमें देखने को मिलती है सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में। नेक्स्ट है आपकी वर्टिसोल्स। 5 के बारे में देखना है। 5वीं ये है वर्टिसोल्स। इस प्रकार की मृदा झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में अत्यधिक कले उपस्थित होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। और इसमें मटियारी मिट्टी की सभी विशेषताएं उपस्थित होती हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी के जितने भी गुण हैं इसमें देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट देखिए राजस्थान की मृदा व भूमि से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु। पणो देखिए, पणो, पणो किसको बोलते हैं? पणो, तालाब का जल सूखने पर, कोई तालाब है और उसका जल सूख जाने के बाद में जमीन की उपजाऊ मिट्टी की परत को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पणो कहते हैं। जो जो मिट्टी बचती है मित्रों, सूखने के बाद में, तालाब सूख जाता है उसके बाद में जो मिट्टी बचती है, तो स्थानीय भाषा में उस परत को क्या कहते हैं? पणो कहते हैं। नेक्स्ट देखिए धमासा, धमासा या बोलते हैं इसको ट्रफोसिया परपूरिया, ट्रफोसिया परपूरिया या धमासा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाली खरपतवार को कहते हैं मित्रों धमासा या ट्रफोसिया परपूरिया। याद रखेंगे इसको, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली खरपतवार। अनचाही खेती को बोलते हैं खरपतवार, यानी अपन ने चाहा नहीं फिर भी उगाए भूमि में, तो उसी को क्या बोलते हैं? खरपतवार। और इसमें आपकी है धमासा, ट्रपोसिया परपुरिया। नेक्स्ट देखिए वालरा, वालरा या वल्लर। ढलुआ क्षेत्रों में जहां हल नहीं चल सकते, जमीन को खोद कर खेती की जाती है, इस प्रणाली को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वालरा या वल्लर कहते हैं मित्रों। ढलुआ क्षेत्र हैं, बहुत से ढाल वाले क्षेत्र हैं इस प्रकार के, और जहाँ पर हल नहीं चल सकते, ना तो ट्रैक्टर के द्वारा या जो बैल हैं आपके, ऊँट हैं, उनके द्वारा हल नहीं चल सकते, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? ज़मीन को खोद करके खेती की जाती है। इसको क्या कहते हैं? वालरा या वल्लरे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बंजड़े, बंजड़े। वर्षा में ना जोती गई अनउपजाऊ भूमि को बंजड़े या पड़त भूमि कहा जाता है। जिस खेती में बुआई नहीं की गई है, अनउपजाऊ भूमि है, उपजाऊ नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? बंजड़ या पड़त भूमि कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में 1958 में स्थापित की गई थी। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मिट्टी के परीक्षण के लिए जो प्रयोगशाला बनाई गई वो जोधपुर में बनाई गई मित्रों, प्रथम। और ये 1958 में उसको स्थापित किया गया। और 1952 की बात करें तो जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। अब एक और है देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, यह आपका पड़ता है जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय यानी ICAR के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत संस्थान है। काजरी क्या है? एक संस्थान है। और यह संस्थान प्रारंभ में मरु वनीकरण केंद्र के रूप में 1952 में टिब्बा स्थिरीकरण और छायादार वृक्ष पट्टिका रोपण हेतु स्थापित किया गया, जिसे बाद में मरु वनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में 1957 में पुनर्गठित किया गया। इसे पूर्ण अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का दर्जा 1959 में मिला और यह संस्थान 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में आया। तो ये मुख्य जो डेट हैं इनको ध्यान में रखना है आपको। काजरी के बारे में और देखते हैं। देखिए, काजरी देश में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी के संदर्भों पर अध्ययनरत है और संस्थान के अधिदेश में सतकृषि पद्धति पर आधारभूत और प्रायोगिक अनुसंधान करना, प्राकृतिक संसाधन और मरुस्थलीकरण प्रक्रिया पर सूचना एकत्र कार्य करना, पशुपालन आधारित कृषि पद्धति का विकास और क्षेत्रीय प्रबंधन प्रक्रियाएं एवं स्थानाधारित तकनीक का विकास एवं हस्तांतरण है। तो ये कार्य किए जाते हैं इसके द्वारा, काजरी के द्वारा। जोधपुर के अलावा मित्रों संस्थान के 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। जो राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, पाली और जैसलमेर, गुजरात में भुज और लद्दाख में लेह में स्थित है, जहां पर अनुसंधान कार्यक्रम काजरी के तहत चलाए जाते हैं। अब देखिए मित्रों, पवन द्वारा अपर्दन, ये वैसे तो अपन ने पढ़ लिया है ऊपर, थोड़ा सा और देख लेते हैं। पवन द्वारा अपर्दन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में
महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पर सूखापन ज़्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार के अपर्दन में वायु द्वारा मिट्टी काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दी जाती है। इस क्रिया द्वारा धरातल की ऊपरी परत का अपर्दन होता रहता है और कालांतर में यह क्षेत्र अन्न उपजाऊ बन जाते हैं। आपको पता होगा, जो भूमि की ऊपरी परत है उसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो फसलों के लिए अति आवश्यक हैं। और जब तेज हवा चलेगी तो भूमि की जो ऊपरी परत है उसको उड़ा करके ले जाएगी, तो इन पोषक तत्वों की इस भूमि में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसके कारण भूमि अन उपजाऊ बन जाएगी। और इसके अतिरिक्त तेज वायु बहुधा जोते और बोए खेतों पर बालू की परत जमा देती है, जिसके फलस्वरूप फसलों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। जल द्वारा अपर्दन भी होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपर्दन महत्वपूर्ण होता है। जल अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और ये भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपर्दन निम्न रूपों में होता है। परत अपर्दन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है, तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परत अपर्दन समतल भूमियों पर, सीधी सपाट भूमि है वहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा परत अपर्दन। मूसलाधार वर्षा होती है तब पानी बह करके मिट्टी को साथ में ले जाता है। और जब घनघोर वर्षा के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है तो इसे भूमि का परत या आवरण अपर्दन कहते हैं। तो ये दो अलग अलग हैं, परत और आवरण अपर्दन, याद रखेंगे इनको। यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इसमें मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत भी हट जाती है। जो आपका आवरण अपर्दन है या भूमि का परत अपर्दन है, ये क्या है, ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट देखिए, अवनालिका अपर्दन या सामान्यतः अवनालिका अपर्दन तीव्र ढालों पर होता है। तीव्र ढाल पाए जाते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। जैसे ये कोई क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर अनेक प्रकार की नालियाँ बन जाएंगी मित्रों, और नालियाँ बन जाएंगी तो कृषि करना फिर इतना आसान नहीं होगा तेज बरसात के कारण। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा भीड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्कात भूमि या स्थलाकृति कहा जाता है। और चंबल नदी की द्रोणी में भीड़ बहुत ही विस्तृत हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रील या क्षुद्र सरिता अपर्दन। इसमें मृदा की सतह पर जल के प्रवाह द्वारा अंगुलियों जैसे गड्ढों का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार से आपकी अंगुलियां हैं उसी प्रकार से अंगुलियों में जो खड्डे देखने को मिलते हैं उसी प्रकार से गड्ढों का निर्माण किया जाता है। इसको कहते हैं रील या क्षुद्र सरिता अपर्दन। और मृदा अपर्दन के कारण देखिए क्या है। पहला दे रखा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मृदा अपर्दन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपर्दन को रोकती हैं और पत्तियां और टहनियाँ गिराकर वे मृदा में हुमस की मात्रा में वृद्धि करती हैं, यानी खाद बनती है उनसे। तो वनों का कटाव होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, मृदा का अपर्दन होगा। वनों के विनाश से मृदा का वायु व जल अपर्दन शीघ्रता से होता है। अर्ध शुष्क व चारागाह क्षेत्रों में रहने वाले निवासी भेड़ बकरी आदि पशुओं को पालते रहे हैं और जो भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक चरकर उसे क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यह ढीले भाग जल अथवा मिट्टी के वेग के साथ बहकर भूमि को अन्न उपजाऊ बना देते हैं। अब अंतिम भाग तक इसको खा जाएंगे पौधों को, तो जो पानी के साथ में है वो मिट्टी बह जाएगी फिर, और फिर क्या हो जाएगी, अन्न उपजाऊ। अनेक क्षेत्रों के पहाड़ी ढालों पर विशेषतः असम, नागालैंड, मेघालय, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, निचले हिमालयी क्षेत्रों आदि में आदिवासियों द्वारा झूमिंग या वालरा कृषि अथवा टोंगिया खेती के अंतर्गत वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता था और इससे भी नग्न भूमि का तेजी से क्षरण होने लगता है। वर्षा भूमि मरुस्थलीय अंधड़ भी मृदा अपर्दन का एक कारण है। वर्षा पूर्व मरुस्थलीय अंधड़, वर्षा से पहले जो मरुस्थलीय अंधड़ आता है उसके कारण भी मृदा अपर्दन होती है। अति सिंचाई,
अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करना। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है और मृदा के निचले सतह स्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को क्या करता है, नष्ट करता है। रासायनिक उर्वरक अनेक प्रकार के हैं। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक हैं। जब तक मृदा को पर्याप्त हुमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समावेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे। कृषि के अवैज्ञानिक ढंग अपनाकर भी कृषक स्वयं मिट्टी के क्षरण को बढ़ाता है। ढालू क्षेत्र में समोच्च रेखाओं से समांतर जुताई न करने से, दोष युक्त फसल चक्कर यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स अपनाने से या आवरण फसलें गलत तरीके से बोने से मिट्टी का क्षरण बढ़ता है। अब देखिए मित्रों, मृदा अपरदन से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं। तो मुख्यतः निम्न प्रकार की हानियाँ। मृदा की उर्वर यानी ऊपरी सतह का ह्रास होने से धीरे धीरे मृदा की उर्वरता एवं कृषि उत्पादकता में क्या आती है, कमी आती है। और भूस्खलन की बारंबारता में वृद्धि एवं भीषण तथा आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप, सूखे की लंबी अवधि जिसका प्रभाव नहरों पर पड़ता है। और नदियों की तह में बालू का जम जाना, जिससे नदी की धारा में परिवर्तन लगातार होता रहता है और नहरों तथा बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में मिट्टी बहेगी नदियों के साथ में, तो इसका जो मार्ग है मित्रों, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी मिट्टी अंदर। और ये जैसे पानी बह रहा है, तो मिट्टी अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा होने से जो नदी एक निश्चित मार्ग की तरफ जा रही थी, उसका मार्ग क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है उसमें। उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाने से कृषि का उत्पादन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और गड्ढों से होने वाली भूमि क्षरण तथा नदियों के किनारे भूमि क्षरण से खेती योग्य भूमि में भी क्या होने लगती है, कमी पड़ने लगती है। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक आपका मृदा एवं मृदा संरक्षण। अगर टॉपिक पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। और लगातार यूं ही आपके टॉपिक ये जारी रहेंगे, प्रत्येक दिन एक टॉपिक होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के